हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीआर एंड डीआर। मैं ओम चौधरी आपका स्वागत करता हूं। आज हम काइनेमेटिक्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन मतलब 1D में हम मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। और बेसिक से काफी सारी चीजें कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, एक जोश और जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दो बेसिक चीजें कि लाइक रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। आपने नाम तो सुना है रेस्ट का भी और मोशन का भी, कि मोशन जो चीजें चल रही होती है और रेस्ट जो चीजें रुकी हुई होती है। बट एक्चुअल में आप ऐसे रिलेट नहीं कर सकते। आप रिलेट कर पाओगे अपने या तो रेफरेंस में, कि आपके ग्राउंड के रेफरेंस में, या आप अपने ऑब्जर्वर के रेफरेंस में आप बता सकते हो चीजों के बारे में कि वो चीज रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है। जैसे आपके आसपास दीवार है, कोई टेबल चेयर रखी हुई है, ये सब की सब रेस्ट में है, ओके। और अब आप कहाँ से रेफरेंस ले पा रहे हो? आप क्योंकि आप अपने जो भी रूम में बैठे हो या फिर अपने बिल्डिंग में बैठे हो, वहां की चीजों को देख रहे हो ना, इसीलिए आपको चीजें रेस्ट में दिखाई दे रही है। अब मान लो आप बस के अंदर रहे, तो बस के अंदर जो सीट वगैरह है, टेबल वगैरह है, ये सारी की सारी किस में रहेगी? रेस्ट में रहेगी, है ना। क्योंकि तुम बस के अंदर हो, बस के बाहर नहीं देख रहे हो। जैसे ही तुम बस के बाहर देखोगे तो तुम्हें लगेगा तुम मोशन के अंदर हो, है ना। तो डिपेंड करता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां पर है। पहली बात तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि मोशन में है या रेस्ट में है। दूसरी चीज, आप टाइम के रिलेट में बताओगे। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिलेट में, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग यदि उसकी पोजीशन चेंज हो रही हो, है ना, तो आप बोल सकते हो कि वो मोशन में है। और यदि चेंज नहीं हो रही है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, किसके साथ? टाइम के साथ, मतलब टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो उस कंडीशन में उसको बोल दोगे आप रेस्ट, ओके। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक ही लैंग्वेज लिखी, लेकिन मैंने दोनों तरीके से बता दिया आपको, ठीक है, कि आपको दोनों में से किस किस तरीके से ध्यान रखना है, ओके। चलिए, तो यहाँ पे रेस्ट की बेसिक डेफिनेशन समझ गए होंगे कि पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट्स रेस्ट। जैसे यहाँ पे एक दिख रही है एक, ठीक है, तो ये ट्रक खड़ा है यहाँ पे अपना, ठीक है, और ये इसकी पोजीशन कहां पर है? टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो पे भी यहाँ पे है और टी इक्वल टू टी पर भी ये यहीं पे है, मतलब इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, डज नॉट चेंज, इसका मतलब रेस्ट, ओके। चलिए, मोशन मोशन के बारे में मैंने बताया कि यदि टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंज विथ टाइम, पोजीशन ऑफ पार्टिकल विल चेंज विथ टाइम, तो टाइम के साथ साथ उसकी यदि पोजीशन चेंज होती है तो आप बोल सकते हो कि ये मोशन में है, ओके। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी मैंने बता दिया कि आप अपने आसपास की चीजों को देख पा रहे हो और वो यदि उनमें मोशन दिख रहा है, इसका मतलब वो मोशन में। बट एक्चुअल में आप देखो ना, तो आप भी खुद भी मोशन में हो। आपके आसपास जो चीजें चल रही है ना, वो भी मोशन में है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा आउटसाइड। आउटसाइड द अर्थ से देखोगे आप, मतलब आप अर्थ पे हो तो आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हो चीजें मोशन में है या रेस्ट में है। लेकिन हो सकता है आप अर्थ के बाहर जाके देखो, आप मून से देख रहे हो, तो अर्थ क्या है? अर्थ का तो रोटेशन है, तो आपको वहां पे आप घूमते हुए, आपकी बिल्डिंग वगैरह सब घूमती हुई नजर आएगी। तो आप उस टाइम आप बोल सकते हो कि हाँ, ये सब मोशन में है। तो इसका मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी डिपेंड करती है और दूसरी चीज टाइम पे डिपेंड करती है। दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलो, ये कुछ पार्ट हमारा थ्योरी आएगा, बट 10-15 मिनट का थ्योरी आएगा, बट उसमें इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेगी भाई, हाँ, क्या क्या एक्चुअल में होता है, ओके। फिर हमारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी आएंगे इसमें, तो देखते रहो। जैसे लाइक आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोल सकते हो, है ना, मतलब रेस्ट का आर लूंगा मैं, रेस्ट के लिए आर और मोशन के लिए एम, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वॉकिंग क्या है, स्लीपिंग क्या है ना, डांसिंग क्या है, बता सकते हो ना ऐसे। प्लेइंग क्या है, स्टैंडिंग क्या है, स्टेच्यू क्या है, बॉल थ्रोइंग द साइकिलिंग, ठीक है। तो ये सब के सब आप डिफाइन कर सकते हो, है ना, कौन से रेस्ट में कौन से मोशन में। तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन था एक।
अब मैं बताऊं आपको, अभी मैंने बताया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप मैंने बताया कि आप मोशन में हैं या रेस्ट में हैं, वो भी आप रिलेट कर सकते हो, डिपेंड ऑन द फ्रेम, ठीक है। जैसे आप मान लो यहां पे हो और आपका कोई भाई या आपका कोई भी दोस्त चांद पे गया है और वहां से आपको देख रहा है, तो आपको पता चलेगा कि आप तो खुद तो रेस्ट में हो, लेकिन उसको लगेगा कि वो रेस्ट में नहीं है, वो एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है वहां पे। इसका मतलब आप ग्राउंड के फ्रेम में देखते हो, इसलिए रेस्ट पे दिखाई देता है। इसलिए अभी अभी मैं ऊपर की कहानी बता चुका हूं आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत जरूरी है। यदि फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखो, नॉर्मली हम काइनेमेटिक्स में जो पढ़ेंगे वो धरती पे रह के करेंगे, मतलब जमीन के ऊपर रह के सारी कैलकुलेशन वगैरह करेंगे, ठीक है। जब ग्रेविटेशन की बात होगी तो वहां पे फिर हम अलग अलग प्लेनेट्स वगैरह की इनकी बात करेंगे, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का थोड़ा बहुत आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, बाकी जैसे जैसे हर चैप्टर में फ्रेम ऑफ रेफरेंस आता रहेगा, ठीक है। आइए, पार्टिकल चेंज विद टाइम, अजी ये मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है, कि टाइम के साथ साथ चेंज होता है। तो वो ध्यान रखना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी हम बता सकते हैं कि मोशन में है या रेस्ट में है। चलिए, ये बेसिक चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ मोशन की बात करें तो कितने टाइप के मोशन देख पाते हैं हम? सर 1D भी होता है, 2D भी होता है, 3D भी होता है, ठीक है। बेसिकली हम इस चैप्टर में ये 1D पढ़ेंगे और इससे नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब इसी का पार्ट है 2D, काइनेमेटिक्स का पार्ट होता है वो, ठीक है। तो 1D का मतलब होता है वन डायरेक्शनल, ठीक है, जो एक डायरेक्शन में मोशन करती हो, जैसे ट्रेन एकदम सीधी सीधी चलती है ना, ठीक है। तो वो मोशन क्या हुआ आपका? 1D मोशन हो गया, ठीक है। तो 1D का एग्जाम्पल, जैसे इमेज देख पा रहे हो आप, तो ये 1D का एग्जाम्पल है। 2D का एग्जाम्पल, लाइक जैसे आप क्रिकेट वगैरह खेलते हो तो जो बॉल आती है वो एक्स और वाई दोनों प्लेन में आती है, देखा होगा ना आपने। जैसे यहाँ पे बॉल आती है तो वो ऐसे आती है ना, बेड के ऊपर। तो उसकी डायरेक्शन कैसे होती है? वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में चल रहा है, मतलब 2 डायमेंशनल है वो, ध्यान रखना, 2 डायमेंशन में कवर कर रहा होता है। तो वो 2D हो गया आपका। जो भी ग्राउंड से चिपकी हुई चीजें हैं और एक सीधी लाइन में नहीं चल रही, वो सब के सब 2D है, लेकिन ग्राउंड से चिपकी होनी चाहिए। जैसे बॉल है, ग्राउंड के ऊपर ही मोशन हो रहा है, उसमें कार है, गाड़ी है, जो भी 90% केसेस आप देखते हो सब 2D में ही दिखाई देते हैं, ठीक है। 3D की बात आती है, जो भी आकाश में उड़ रहे हैं ना, वो सब के सब 3D मोशन कर रहे हैं। चाहे आपका मच्छर मान लो, एक चिड़िया मान लो, एक एरोप्लेन मान लो, एक पतंग मान लो, काइट, ठीक है, ये सब के सब 3D मोशन है, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, फटाफट से आप बता सकते हो, ठीक है, कि कौन सा 1D है, कौन सा 2D है, कौन सा 3D है। तो आइए बताइए जरा। हाँ भाई, ये 3D, ये क्या हुआ? 3D मोशन ऑफ द एरोप्लेन, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो सन के अराउंड हम अर्थ को देखें तो वो एक तरह से हवा में उड़ रही है ना, तो वो भी 3D में आएगा। मोशन ऑफ द व्हील ऑफ द मूविंग ट्रेन, अब देखो, मोशन ऑफ द व्हील ऑफ द मूविंग ट्रेन, अब बताओ, वो प्योर रोलिंग में आता है, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन जा रहा स्ट्रेट लाइन में है। अभी हम प्योर रोलिंग वगैरह की कोई बात नहीं करेंगे हम, अभी हम इसको एकदम स्ट्रेट की वजह से, स्ट्रेट होने की वजह से, लेकिन ध्यान रखना, वो जो कवर करता है ना, उसका जो पहिया कवर करता है, वो 2D के अंदर होता है, क्योंकि वो उसका हर पॉइंट की वेलोसिटी है ना, डायरेक्शन अलग अलग होती है। आप एकदम पूरी ट्रेन की बात करोगे तो ठीक है, उसका पूरा मोशन है ना एकदम स्ट्रेट मानते हैं, बाकी ये 2D में होता है, इसके पहिए का जो चक्कर होता है। अभी ट्रेन का पूछता ओनली सिंपल, तो आप लिख देते 1D। ट्रेन रनिंग ऑन द स्ट्रेट ट्रैक, देखो ये नीचे आ गया आपका, ठीक है, तो ये 1D आएगा आपका, कि ट्रैक पे जा रही है ट्रेन, उसके लिए आप बोल सकते हो। लिजर्ड मूविंग ऑन द वॉल, इसमें क्या लिखोगे आप?
इसमें सर 2D, वो हवा में थोड़ी उड़ रहा है, चल तो रहा है सरफेस पे ही ना। ठीक है, तो ये बाकी के भी आप समझ गए होंगे, तो इनके बारे में भी आप लिख दो फटाफट फटाफट। रनिंग ऑफ द 100 मीटर ऑन द स्ट्रेट ट्रैक, 1D हो गया। ए ड्रॉप फ्रॉम द बिल्डिंग, ये कितना हो गया? ये सीधा ड्रॉप कर रहा है वो, ठीक है, तो ये भी 1D हो गया। डिलीवरी इन क्रिकेट, देखो ये स्विंग डिलीवरी इन द क्रिकेट, आउट स्विंग इन द क्रिकेट, तो ये 3D में आएगा ना, 2D में थोड़ी, 3D में काम कर रहा है भाई, हवा में उड़ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आता है हमारे पास डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। ओके, तो सबसे पहले आप पोजीशन वेक्टर के बारे में समझो। पोजीशन वेक्टर लाइक आपने वेक्टर पढ़ा है ना, ठीक है, तो वैसे ही पोजीशन मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके कोऑर्डिनेट्स x, y, z हो, तो आप ओरिजिन को रेफरेंस मानोगे और वहां से उसका पोजीशन वेक्टर लिख पाओगे। तो मान लो ये कोऑर्डिनेट है x, y, z है आपके पास, तो इस पे क्या लिखोगे आप? r इक्वल टू, सर r इक्वल टू एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ऐसे लिख पाओगे आप, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि किस तरीके से आप पोजीशन वेक्टर लिख पा रहे हो। पोजीशन वेक्टर मतलब यहाँ पे तो हम 0 0 0 लिए इसलिए, अदरवाइज कुछ और भी पॉइंट होता तो भी आप लिख पाते हैं, लेकिन ध्यान रखना पोजीशन वेक्टर सिंपल उस कोऑर्डिनेट के एक्स वाई जेड जो भी है ना, उनके साथ आई जे के लिख दो और प्लस में लिख दो, सिंपल, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आपके पास आ गया है कि सर सिंपल आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। और आपने वेक्टर चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो ये 3D में इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? सर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, है ना। तो ये इसका मैग्नीट्यूड और ऊपर वाला वेक्टर, ये दोनों अभी काम आएंगे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड भी काम आएगा और ये पोजीशन वेक्टर का भी काम आएगा। तो ये सिर्फ किसी भी कोऑर्डिनेट की या किसी भी पॉइंट की या किसी भी ऑब्जेक्ट की आप पोजीशन बता सकते हो। ओके, ठीक है सर, बता देंगे हम। आइए अब डिस्टेंस, डिस्टेंस के बारे में बेसिक छोटी सी चर्चा, कि जो डिस्टेंस होता है ना, वो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ होता है। ध्यान रखना कि आप उस पाथ को कैसे कवर कर रहे हो, कैसे आप स्टेप्स काउंट कर रहे हो, ठीक है। मतलब एक्चुअल में आप कैसे कैसे चले हो, तो उसका टोटल जितना भी आप काउंट करें ना, जैसे चले हो उसका टोटल, तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रांसफर बाय द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, है ना, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ मतलब आपने कैसे कैसे कवर किया है। मान लो ये कार आपकी यहां से ए से स्टार्ट हुआ, बी तक गया और बी से सी तक गया। मान लीजिए आपका ये 400 मीटर का डिस्टेंस था, 400 किलोमीटर था स्ट्रेट, और फिर इधर 300 किलोमीटर डिस्टेंस था, है ना। तो आप बताओगे कि सर डिस्टेंस जो है इसकी वो कितनी हो गई? सर 400 प्लस 300, तो सर ये हो गई 700, क्योंकि एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ है, जितना पाथ कवर करोगे उसको सबको ऐड कर दो, ठीक है। और डिस्टेंस हमेशा ध्यान रखना एड ऑन होती है, हमेशा जितना चलोगे उतना एड ऑन हो जाएगी, ठीक है। और इसके बारे में और क्या लिख सकते हो आप, ये ध्यान रखना डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट आप मीटर में ले सकते हो, किलोमीटर में ले सकते हो, सेंटीमीटर में ले सकते हो। जो एसआई यूनिट है वो मीटर मानी गई है और जो सीजीएस यूनिट है वो सेंटीमीटर मानी गई है। किलोमीटर प्रैक्टिकल यूनिट है, ठीक है, याद रखना। इसकी डायमेंशंस m0 l1 t0, सिंपल, ओके। तो ये एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ हो गया आपका। चलिए डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ध्यान रखना क्या है? शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब आप पहले कहां पे हैं और फाइनल कहां पर हैं, उनका बीच का, मतलब इनिशियल यहां पे थे आप
और फाइनली यहाँ पे हो आप। अभी बता रहा था ना मैं, ए पे, बी पे और सी पे। तो फाइनली आप सी पर हो और इनिशियली आप ए पर थे। यहाँ पे आपने 400 किलोमीटर चला था और इधर आपने 300 किलोमीटर चला था, ठीक है। तो डिस्टेंस तो आपकी 700 आ गई थी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट ये बोलता है कि आप पहले कहां पे थे, फाइनल कहां पे हो, इनके बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस। तो ये डायरेक्ट डिस्टेंस होगी, ये कितनी होगी सर? ये तो पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो हम ऐसा बनाए तो पाइथागोरस दिखेगा तुम्हें, ये 300 और ये 400, ठीक है। हाँ सर, और ये डायरेक्शन होगी और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है आपका, ठीक है। तो वो ये भी पूछता है भाई इनिशियल से फाइनल में हुआ किधर है, तो ये इधर की साइड हुआ है, ओके, इनिशियल से फाइनल। हाँ सर समझ गए। अब ये पाइथागोरस से आप लगा सकते हो या वेक्टर से भी लगा सकते हो। देखो इनिशियल वेक्टर इधर है और फाइनल वेक्टर इधर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर ये आएगा, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर बोल सकते हो आप। अभी मैं बोलूं इसी को, ये मैं वैसे मैथमेटिकल तो निकाल लूंगा कि सर 300 और 400 का ये 500 आ जाएगा। अरे ये तो मैग्नीट्यूड आया है। मैं इसी का तुम्हें पूछ लूं कि अब देखो मैं यहाँ पे पहले कहानी बता दूं कि जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है ना, वो ध्यान रखना, जैसे वो स्केलर था ना, तो डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी इसका मतलब इसके पास डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा, है ना। तो अभी मैं इसका सिंपली, ये तो मैग्नीट्यूड निकाला है तुमने 500, तो मैं इसका पूछ लूं तुम्हें कि सर इसका रिजल्टेंट वेक्टर बताओ, मतलब वेक्टर बताओ, आर बताओ। तो आर कैसे करोगे तुम? हम मान लो, अभी मैं बता दूंगा आई जे के कैसे लेते हैं, बट ये देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो इसको जे कैप मान लो, और इधर जा रहा है मतलब आई कैप मान लो। तो आप यहां पे लिखोगे कि सर 400 जे कैप और प्लस 300 आई कैप। इसको तरीके से लिखो तो क्या लिख पाओगे आप? सर आर वेक्टर इक्वल टू 300 आई कैप और 400 जे कैप। समझ गए? और इसका मैग्नीट्यूड लिखो आप, तो सर आई जे के आते थे तो डायरेक्ट लिख देते थे हम, ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर, तो यहां पे भी लिख दो यही वापस 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप लिख पाओगे √2500 ऐसे, मतलब टाइम्स 4 टाइम जीरो आएगा, ये 250000, तो आप लिखोगे सर 500, इतना आएगा ना। चलो तो ऐसे लिख पाओगे। तो ध्यान रखना आप डिस्प्लेसमेंट को हमेशा वेक्टर में बता सकते हो। अभी मैं बताऊंगा वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा ये एक चीज ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस कभी भी आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है ना। तो देखो अभी डिस्टेंस कितनी आ रही थी, अभी डिस्टेंस आ रही थी सर 700 और डिस्प्लेसमेंट कितना आया सर? डिस्प्लेसमेंट आया यहां पे 500। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा ही आएगा, ये ध्यान रखना। या तो इक्वल हो सकता है, इक्वल कब होगा? जब एकदम स्ट्रेट चले, मान लो आपकी ट्रेन है और आप ट्रेन एकदम सीधी सीधी चल रही है, 100 किलोमीटर सीधा चला, तो इसका मतलब उसका डिस्टेंस कितना हुआ 100 और उसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ 100, उस टाइम बराबर हो सकती है। जीरो कब हो सकती है डिस्प्लेसमेंट? जब जाके रिटर्न होके वापस उसी पॉइंट पे आ जाए, तो सेम पॉइंट पे वापस आ जाएगा, तो ध्यान रखना वहां पे जीरो आएगा, ओके। तो ये इसी के बारे में कुछ कुछ बातें लिखी हुई है कि डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस आपका ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। मोड ऑफ का मतलब होता है आप यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ना लो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू भी हो जाती है, तो नेगेटिव का भी मोड ध्यान रखना। मान लो आपकी जो डिस्टेंस है वो तो आई डिस्टेंस तो आई आपकी 700 किलोमीटर,
ठीक है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो मान लो माइनस का 1200 आ गया, तो अब तुम बोलोगे सर ये तो ज्यादा हो गया इसका। अरे नहीं भाई, वो माइनस का है, ध्यान रखना। ठीक है, तो माइनस का ऐसा हो सकता है, लेकिन नेगेटिव में ध्यान रखना वो। तो इसका मतलब है ध्यान रखना, उसका मोड वोड पे ही ध्यान रखना आप, मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा चले जाए, लेकिन डिस्टेंस तो हमेशा ही ज्यादा रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस आपकी ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। बट ये आपका, क्योंकि आप चलोगे तो डिस्टेंस आएगी, नहीं चलोगे तो कुछ नहीं, है ना। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। समझ गए? हाँ सर समझ गए ये चीजें। आ जाओ इसका वेक्टर फॉर्म। अब देखो इसका डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म, डिस्टेंस इन वेक्टर फॉर्म थोड़ी पढ़ते हैं हम। अरे डिस्टेंस तो होती स्केलर है, तो कहां से पढ़ोगे? समझ गए? तो डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म, डिस्प्लेसमेंट का ही वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं। अब मान लो कोऑर्डिनेट सिस्टम में तुम्हें एक कोऑर्डिनेट दे दिया यहाँ पे, ठीक है, और इसकी वैल्यू, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए x1 y1 z1, और दूसरे वाले कोऑर्डिनेट के x2 y2 z2 दे दिया आपको, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे 0 0 0 है। तो पहले तो वो बोलेगा कि इसका बताओ पोजीशन वेक्टर बताओ, पोजीशन वेक्टर दोनों के। तो आप पोजीशन वेक्टर बताओगे, तो पोजीशन वेक्टर ध्यान रखना हम रेफरेंस कहां से 0 0 से लिखते हैं। तो पोजीशन वेक्टर हुआ आपका ओ ए हुआ, ध्यान रखना ओ ए वेक्टर हुआ, ठीक है। एक तो ये है, और दूसरा दूसरा भी है ओ बी, ओ से बी तक का, ये दोनों पोजीशन वेक्टर है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ए बी, ए से बी तक, वो कहां से कहां पहुंच गया, तो ये ए बी। तो ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ध्यान रखना। समझ गए? इनको बनाएंगे कैसे? देखो अभी डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर मैंने बनाना सिखा दिया है तुम्हें, कि ओ ए लिखोगे ना तुम, ओ ए को R1 वेक्टर मान लो, ठीक है, कि ये सर R1 वेक्टर है आपका। तो R1 वेक्टर को लिखोगे x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, ठीक है। तो ये एक पोजीशन वेक्टर हो गया। ऐसे ही दूसरा ओबी वेक्टर लिखोगे, ओबी वेक्टर को R2 वेक्टर नाम दे दो, ये R2 वेक्टर हो गया, ठीक है। तो आप लिखोगे सर x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। अब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे था? ए पे था, और पहुंच कहां गया? बी पे, मतलब वो ऐसे चला है। तो ये क्या आएगा? ये ए बी क्या आएगा? ये आएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको आप आर वेक्टर दे दो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आएगा? सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा ए बी इक्वल टू आर वेक्टर। इसका मतलब सर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ठीक है। तो आप आईजे के और लिख दो इनके साथ, क्योंकि वेक्टर लिख रहे हो ना। याद करो दो पॉइंटों के बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस निकालने का, इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है, इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है। तो एक्चुअल में आप देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे आया है, आर वेक्टर, दूसरे कलर से लिखते हैं। आर वेक्टर क्या था आपका? R2 माइनस R1। मतलब एक्चुअल में हम जो फॉलो कर रहे हैं वो वही चीज है, क्या? R इक्वल टू R फाइनल माइनस R इनिशियल। ठीक है, तो ये वही है, आर वेक्टर यहां से निकाल लिए। सिंपल सा तुम्हें ये करना है कि कोऑर्डिनेट्स में से माइनस कर दो, तो तुम्हारा जो वेक्टर है ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इसमें हम कहां से कहां मान रहे हैं? ए टू बी मान रहे हैं, कि ये कहां से कहां गया होगा? ए टू बी गया होगा। ओके।
चलो अब देखो यहाँ पे कुछ कहानियां, जैसे ये एग्जाम्पल है आपके सामने, ठीक है। तो इसमें आपको फटाफट फटाफट जवाब देने हैं कि इनिशियल पोजीशन वेक्टर बताना है, फाइनल पोजीशन वेक्टर बताना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इनिशियल वेक्टर, अब देखो इनिशियल पहले कहां पे था, ये यहाँ पे है, और फिर बाद में कहां पे है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप ऐसे बनाओ तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। ये डॉट डॉट का मतलब भी मैंने समझाया हुआ है थोड़ा बहुत, बाकी और समझा देंगे भाई। डॉट का मतलब जेड एक्सेस को दिखा रहा है, ये एक्स इधर है, वाई इधर है ना। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप कहीं पे भी पॉइंट मान लो ऐसे, और यहाँ पे ए पॉइंट आपका 1, -1, 0, और बी पॉइंट कहां पे है 5, 3, -2 पे। तो आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख पाओगे, पहले तो ये पोजीशन है यहां से, और दूसरी पोजीशन है यहां से। आप r1 वेक्टर लिखोगे, r2 वेक्टर लिखोगे, r वेक्टर लिखोगे, ठीक है। तो पहला आपका फर्स्ट का आंसर क्या होगा, इनिशियल वेक्टर। इनिशियल वेक्टर मतलब r1 के बारे में बात कर रहा है वो, ठीक है, जो कि अपना OA था। तो कितना था, IJK के साथ लिख दो कोऑर्डिनेट्स को और कुछ नहीं, तो 1 i कैप -1 j कैप और 0 k कैप, समझे। तो सिंपल आंसर क्या आ जाएगा सर, i -j, इतना सा आंसर आ गया। दूसरा फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा सर, r2 कितना है सर, कोऑर्डिनेट जो भी दे रखे हैं उनके साथ IG की लगा दो और आंसर आ जाएगा। तो 5 i कैप प्लस का 3 j कैप और माइनस का 2 k कैप, समझ गए। हाँ सर। अब लास्ट हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस में आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो ए और ये बी आपका यहां पे पहुंच गया था, तो आपका सर आर वेक्टर, आर वेक्टर निकालेंगे ना, तो इन कोऑर्डिनेट्स में से ये कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, लेकिन x का x में से करना, कहीं गड़बड़ कर दो। तो हम लिखेंगे सर 5 -1 i कैप, फिर प्लस इधर 3 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1 j कैप, और माइनस का 2 माइनस का 0 k कैप। तो यहां पे लिख पाएंगे कि सर 4 i कैप 4 j कैप माइनस का 2 k कैप, ये आर वेक्टर लिख पाओगे आप। वो बोल रहा है शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो सर डिस्प्लेसमेंट का तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये आया है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये आया है वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया है, मतलब इसी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है वो आपसे। तो फोर्थ में आंसर में पूछ रहा है वो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वो निकालना आता ही है तुम्हें, समझ गए। यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछ रहा था वो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा सर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। तो लिख दो इसको सर 16 16 और 2 का स्क्वायर 4, तो सर ये आ गया 36, 36 का 6, समझ गए क्या। हाँ सर समझ गए, पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं हम। चलो इसमें देखो अब, ये आपको बोल रहा है कि a particle start from the origin goes along the x-axis up to the point 20, 0, then return the along the same line to the join point -20, 0. Find the distance and displacement of the particle during this trip. अब देखो क्वेश्चन तुम पढ़ चुके हो, और अब देखो आगे क्या हो रहा है। पहले तो स्ट्रेट लाइन पे बात हो रही है यहाँ पे देखो, और वो भी एक्स एक्सिस में बात हो रही है।
तो आप यहाँ पे एक लाइन बनाओ ऐसे, ये सर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में तो जा ही नहीं रहा, वो 0 0 पे ही है। तो वो स्टार्ट यहां से हुआ था ओ से, ठीक है। पहले तो वो कहाँ गया सर 20,0 पर, तो 20,0 ये आया होगा। फिर उसके बाद में -20,0 तक पहुंचा, वो रिटर्न हुआ, वो मतलब पलटी मारी उसने, और सेम लाइन पे वापस गया, कहां पे -20,0 पे। मतलब वो ऐसे जाके 0 पे नहीं रुका, वो आगे चला गया और वो यहां पे जाके रुका, तो -20,0, ठीक है। अब इसमें नॉर्मल डिस्टेंस का इतनी होगी सर, डिस्टेंस हो जाएगी 0 to 20, तो देखो 20 तो वो इधर चल गया, 20 तो इधर चल गया वो, और इधर कितना चला गया वो सर, इधर 20 20 40 चल गया वो, है ना। तो सर डिस्टेंस तो आ गई आपकी 20 प्लस 40, मतलब 60 मीटर चल गया वो। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड, है ना। अब बात आती है आपकी कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट होता है सर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल कहां पहुंच गया सर, ओनली एक्स में ही है और माइनस का 20 पे है, और इनिशियल सर 0 से स्टार्ट हुआ था, तो कितना आया सर, ये तो माइनस का 20 आ गया। माइनस का 20 ये बता रहा है कि ये इनिशियल से नेगेटिव डायरेक्शन में पहुंच गया है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ये, तो विद साइन बताता है ये कि आप इनिशियल से किधर पहुंच गए हो। ओके, चलिए सिंपल क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में देखो, यहां पे सिंपल सा एक क्वेश्चन दे रखा है आपके पास कि ए कार मूव ओ टू डी, है ना, और इस पाथ को ऐसे ऐसे कवर करता है वो, कि पहले ओ से ए जाता है, मतलब ईस्ट में जाता है, फिर ये अपना साउथ में जाता है, उसके बाद में वापस वेस्ट में जाता है, फिर नॉर्थ में जाता है। तो ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप बता सकते हो, डिस्टेंस तो फटाफट बता दो सर, सीधा सीधा जोड़ दो, उसमें क्या है 8 + 4 + 4 + 1 कितना आया 17 किलोमीटर सर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट बताओ सर, डिस्प्लेसमेंट में दिक्कत है, डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल फाइनल पोजीशन को दिखाता है, तो ये डी फाइनल पे पहुंच गया और स्टार्ट ओ से हुआ था, इनको मिलाने वाली डायरेक्ट डिस्टेंस तो ये होगी सर। तो ये लाइन कैसे निकाले हम, डिस्प्लेसमेंट तो आपका ओडी है, तो ओडी कैसे, तो आपको पता है, देखो ऊपर 8 है, ये 4 है, और ये भी 4 है, ये 4 है, तो ये कितना आया, ये सर 4 है, तो ये 3 आ गया होगा, क्योंकि नीचे 1 दे रखा है। ऊपर वाली लेंथ 8 है, तो इसका मतलब ये लेंथ कितनी आई, ये लेंथ आई आपकी 4। अरे सर यहाँ पे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपका डी है और ये आपका ओ है, और ये 4 है और ये 3 है, तो आंसर आ गया सर ये, यही तो था ओडी, तो सर ये तो 5 आ गया, ठीक है। अभी मैं आगे एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसमें शायद इतना टाइम नहीं लगेगा अपने को, बिल्कुल छोटा सा टाइम लगेगा, विद इन 10 सेकंड आप आंसर लिख पाओगे, ठीक है। तो आओ, तो यहाँ पे आप लिखोगे सर ये तो 5 आ गया, कैसे सर, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करके, है ना, कोई पाइथागोरस कर दिया हमने, समझ गए ना ये कैसे कैसे लिखा मैंने 4 3, चलो हाँ सर ये चीज समझ गए हम, चलो भाई, तो ओडी आ गया सर 5। अच्छा ये 5 किलोमीटर, तो ये तो सिर्फ डायरेक्ट उसमें मैग्नीट्यूड में है, इसकी मैं डायरेक्शन पूछ लूँ तो अभी डायरेक्शन का खेल अभी बताने वाला हूं थोड़ी देर में, लेकिन अभी तुम बता सकते हो कि इनिशियल इनिशियल से फाइनल, ये जो प्लस का साइन दिख रहा है ना, ये तुम्हें डायरेक्शन का,
ये उठा के इनिशियल पे रख दो तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी डायरेक्शन किधर है। तो या तो यहां पे रख दो या फिर यहां पे रख दो। चलो इधर ही रख देते हैं, ठीक है। तो ये देखो ऐसे है, ये आपका ईस्ट था, ये आपका वेस्ट था, ये आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ। तो बताओ वो डिस्प्लेस किधर हो गया? सर इधर डिस्प्लेस हो गया वो। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? सर ये साउथ ईस्ट है। बाद में हम इसका एंगल भी बताएंगे कि कितनी वैल्यू है कितनी नहीं है। अभी आप इतना बता सकते हो। और यदि आपको एंगल भी बताना है, मान लो क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि 5 मीटर 37 ऑफ ईस्ट या 5 मीटर 53 ऑफ ईस्ट, है ना, फ्रॉम ईस्ट, तो आप ऐसे बताना, आपको बताना पड़ेगा कि हाँ वो किधर है। तो देखो मैं यहाँ पे जैसे एंगल निकालना पड़ेगा फिर अपने को। अब एंगल कैसे निकालोगे? तो एंगल के लिए सोचो इधर इस डायग्राम पे, क्या ये एंगल बता सकते हो जो मैंने अभी प्लस बनाया ना उसमें, ये वाला एंगल बता सकते हो क्या? थीटा। हाँ सर थीटा बता सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? देखो इधर 4 है इधर 5 है, तो 4 और 5 के बीच में 37 बनता है ना? हाँ सर 37 बनता है। 5 और 3 के बीच में 53 बनता है और 4 और 5 के बीच में 37 बनता है। तो आप 37 बनता है, तो आप परफेक्ट आंसर कैसे लिख सकते हो? सर 5 किलोमीटर, ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और 37 डिग्री फ्रॉम ईस्ट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। समझे कुछ? तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। लिख दोगे? नहीं तो और चीजें आएगी, छोटी छोटी चीजें आएगी भी, समझ जाओगे। तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, ये इसकी डायरेक्शन हो गई। चलो आगे देखते हैं। अब आता है सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर पाथ में कैसे कवर करते हैं, इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा अभी, वो यूज करोगे डायरेक्ट आंसर आएगा आपका। ओके चलो, तो अभी सिंपल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर पाथ। तो देखो सर्कुलर पाथ में मान लो यहाँ पे एक दिख रहा होगा आपको ऑब्जेक्ट, एक कार दिख रही है और उसका टॉप व्यू लिया हुआ है ऊपर से, है ना। तो ये कार आपकी ए पे थी पहले और फिर बी पे पहुंच गई, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ ये 1/4 कंप्लीट करने में इसका डिस्टेंस कितना हुआ, तो आप बताओगे कि सर कंप्लीट सर्किल चलता है तो 2πr चलता है, तो उसका 1/4 कर दो और क्या है, तो डिस्टेंस पता चल जाएगी। सर 2πr का 1/4 कर दो, तो सर ये चल गया आपका πr/2, है ना। अब मान लो आर वार की वैल्यू भी देगा तो आप लिख पाओगे। डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखोगे? सर डिस्प्लेसमेंट भी सिंपल है, ए और बी को, ए और बी से गया है तो सर ए और बी को मिला दो, ये वाली लेंथ होगी वो डिस्प्लेसमेंट को दिखाएगी, क्योंकि ये वाली लेंथ तो निकाल ही लिया हमने, ये तो किसको दिखा रही थी? डिस्टेंस को, है ना। और ये किसको दिखाएगी? सर ये डिस्प्लेसमेंट को, है ना, क्योंकि डायरेक्ट डिस्टेंस है। तो ये वापस निकाल सकते हो, हाँ, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है ऐसे पाइथागोरस, ये भी आर है ये भी आर है, दोनों रेडियस है ना, तो ये कितना हो जाएगी? सर ये r√2 हो जाएगी। पाइथागोरस लगा दिया और कुछ नहीं है, r प्लस आर, आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस लगा के ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया भाई। समझ गए क्या? हाँ सर, थोड़ा बहुत तो पल्ले पड़ा। अच्छा मैं तुम्हें यहां पे ही अभी एक चीज पूछ लूं कि मान लो मैं आपको डायरेक्शन दे दूं कि इधर इधर की साइड, इधर की साइड नॉर्थ है, इधर की साइड साउथ है, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ। तो आप क्या लिख पाओगे कि सर इनिशियल में ये इधर था और अब ये इधर हो गया, तो सर ये प्लस का साइन रखते हैं हम कहां पे? सर जहां पे इनिशियल पॉइंट होता था हमारा। तो तुम देखो यहां पे इनिशियल पॉइंट है आपका, इस पॉइंट पे, ये आपका इनिशियल है,
इस डायग्राम में देख लो, ठीक है। और ये आपका फाइनल पॉइंट है बी। तो आप इनिशियल पे आप प्लस बनाओ तो आपको प्लस ऐसे दिखाई देगा यहां पे, ये नॉर्थ और ये वेस्ट है ना। तो ये किधर जा रहा है सर, ये नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है। तो r√2 ये तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ और ये नॉर्थ वेस्ट में गया। एंगल के साथ भी बता सकते हो, बताना है तो कैसे बताओगे कि सर r√2, यहां पे एंगल निकाल लो। देखो यहां पे एंगल निकाल सकते हो कि ये 90 है और ये RR है, तो आपको एंगल दिख रहा होगा, ये 45 दिख रहा है, यहां पे ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, क्योंकि RR है, दोनों इक्वल डिस्टेंसेस है। समझ गए? हाँ सर। तो ये भी 45 होगा आपका और ये भी 45 होगा। तो आप बता सकते हो क्या, ये इधर इधर कौन सी साइड आपकी, वेस्ट साइड है ना। तो आप वेस्ट है यहाँ पे, तो आप बता सकते हो कि सर वेस्ट इधर की साइड 45 डिग्री, 45 डिग्री फ्रॉम द वेस्ट, है ना। तो आप डायरेक्शन भी बता सकते हो। इसमें डायरेक्शन क्या लिखोगे सर, 45 डिग्री फ्रॉम वेस्ट। समझ गए? तो इनिशियल पॉइंट पे जाके प्लस बना लेना, आपको पता चल जाएगा। अभी मैं आईजेके में भी लिखना सिखाऊंगा कि नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ को इसमें कैसे लिखते हैं, ठीक है। बट ये आप थोड़ा सा ज्यादा काम भी कर सकते हो, ये बता रहा हूं मैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए भाई वो कैसे जा रहा है, उसकी डायरेक्शन कैसे लिख सकते हैं। ओके चलो यहाँ पे और छोटे छोटे एग्जाम्पल, नॉर्मल मैग्नीट्यूड बताना है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे बताओ डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बताओ इस केस में बताओ। और यहाँ पे एक रैंडम केस बना देता हूं मैं, जिसमें ये कितना घूमा 60 डिग्री, यहां पे घूम गया आपका जो भी है 180 डिग्री, ठीक है। तो डिस्टेंस, इसमें डिस्टेंस कितनी आई सर, इसमें डिस्टेंस आ गई 1/2, आधा चल गया 2πr का। तो सर πr आंसर आ जाएगा इसका। डिस्प्लेसमेंट कितना आया सर, इनिशियल यहां पे था, फाइनल यहां पे पहुंच गया, तो इसकी डायरेक्शन, इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो तो यही हो जाएगी डायरेक्ट डिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा सर 2r, है ना। अब इसमें देखो, इसमें देखोगे तुम कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या निकाल पाओगे, हाँ भाई निकालो, ठीक है। तो अब देखो A to C में ये तो आपकी क्या होगी, ये तो आपकी डिस्टेंस होगी और ये आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी, है ना। तो पहले डिस्टेंस निकाले, तो डिस्टेंस आर्क हो गई आपकी, मतलब 2πr का, 2πr का ऐसे भी बोल सकते हो। देखो 60 डिग्री कितना पार्ट कवर कर रहा है 360 का, 1/6। या फिर तुमने 10th क्लास में भी फॉर्मूला पढ़ा होगा डिस्टेंस का, कि कोई भी एंगल वेंगल होता है तो आर्क निकालने का फॉर्मूला ये आपका डिस्टेंस देता है, वो क्या होता है सर 2πr इंटू θ/360। तो θ/360 वाला फॉर्मूला वो बना कहां से, याद करो, अब तो तुम 11th में आ गए, तो 2π को 360 बोलते हैं एक तरह से, ठीक है। तो आपकी आर्क जो आपकी रेडियस है वो कितना एंगल घूम गई, तो यहाँ पे 360 डिग्री में है, तो ये डिग्री में दे तो ऐसा यूज करना है आपको, ठीक है। तो वो 1/6 पार्ट कवर कर रहा है, तो आप लिख पाओगे यहाँ पे कि सर πr/3 आपका डिस्टेंस आ गया। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ये यहाँ पे इसको मिला दे हम इनिशियल को फाइनल को, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो डिस्प्लेसमेंट दिखा रही है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये भी r है, ये भी r है, तो ये 60 हो गया, ये r है, तो यहाँ पे इक्वल एंगल होंगे, तो इक्वल एंगल होंगे तो ये कितने कितने आएंगे, ये 60-60 आएंगे फिर तो ये 60-60 आ गए, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, तो इसकी वैल्यू भी आपकी r हो जाएगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आया r, ठीक है। अब लेकिन ये तो सिंपल एंगल था, मान लो मैं
ऐसे पूछ लू आपसे किसी भी रैंडम एंगल पे कि मान लो सर्कुलर आपका ऐसे घूम रहा है और ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, और 72 डिग्री चला गया बी पे, ठीक है। अब बताओ इसका डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। तो अब तुम घबरा जाओगे, तुम देखोगे यार ये क्या मतलब है, ये तो गलत चीज है, अब हम निकालते थोड़ी रहेंगे, एंगल एंगल ही नहीं बनेगा, ट्राइंगल अच्छे से बनेगा ही नहीं। आर्क तो निकाल दोगे, चलो ठीक है, आपका फॉर्मूला बन गया ये, और कैसे निकालोगे, और में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आओ इसके लिए एक एनालिसिस करते हैं हम, ठीक है, कि हम रैंडम कोई भी थीटा एंगल ले लेते हैं, ठीक है, और उस थीटा एंगल की, हमें नहीं पता थीटा एंगल क्या है, जो भी क्वेश्चन में देगा उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे इसको। तो यहाँ पे थीटा एंगल दे दिया हमें, और ये डिस्टेंस निकालनी है एक तो तुम्हें। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला तो सिंपल, डिस्टेंस निकालने का तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक ही मान लो या फिर ये लॉन्ग ट्रिक मान लो, जो भी तुम्हें मानना है, कि डिस्टेंस तो सर हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं ना आर्क निकालने के लिए, वही होगा, कितना, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, या फिर थीटा आपका रेडियन में दे रखा है तो सर 2 पाई आर अपॉन थीटा अपॉन 2 पाई 2 पाई 2 पाई कट जाएगा, तो आर इंटू थीटा, सिंपल आर इंटू थीटा लिखोगे आप। तो ये डिस्टेंस के दो फॉर्मूले बन गए आपके, ठीक है, ये डिस्टेंस के दो फॉर्मूले बन गए, एक तो ये और एक ये, जो सिंपल है, जैसे ऐसे ही निकालोगे, लेकिन ये कब, जब डिग्री में दे तुम्हें, और ये कब, जब रेडियन में दे, ठीक है। जैसे अभी ऊपर वाला क्वेश्चन था आपका, तो इसमें ये यहां पे डायरेक्ट भी लिख सकते थे ना तुम, डिस्टेंस इक्वल टू क्या सर, आर इंटू थीटा, थीटा कितना 60 डिग्री को क्या लिखते हो तुम रेडियन में, सर पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 ये आंसर आ गया, समझ गए। तो आर इंटू थीटा जब करोगे जब थीटा आपका रेडियन में दे रखा हो, ठीक है, अदरवाइज तो आप 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360, मतलब कितना पार्ट कवर हो रहा है उसका, ओके। चलो डिस्टेंस के बारे में तो आप लिख दोगे, बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मान लो यहां से यहां पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमें, तो ये निकालना है हमें, ठीक है। तो आप क्या करो, यहां से इससे ऐसे परपेंडिकुलर डाल दो इस पे। तो आप जैसे परपेंडिकुलर डालोगे ना, इसको देखो इधर साइड में दिखाता हूं, कहां गया रे, ऐसे साइड में बताता हूं आपको कि ये ए से बी तक पहुंच गया, थीटा एंगल चल रहा है, आपको ये लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो आप क्या करो, जो आपका सेंटर पॉइंट है ना, उससे उससे एक आर्क डाल दो, इस पे परपेंडिकुलर डाल दो, तो इधर एंगल इधर एंगल 90 90 हो गया। याद करो हम 10th क्लास में ऐसे कॉन्ग्रुएंटी प्रूव करते थे, है ना, तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते थे तो उसमें ऐसे करते थे, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये पूरी डिस्टेंस मान लो x थी आपकी, है ना, तो ये कितनी हो जाएगी एक डिस्टेंस xy2, और ये भी xy2। तो आप एक्चुअल में ऐसे देख पाओगे कि एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी ये डिस्टेंस कितनी है xy2, ठीक है। यहाँ पे n मान लो, एक n पॉइंट, तो ये मान लो b और ये मान लो n और ये मान लो o भी आपकी r रेडियस है, ठीक है। और यहां पे ये एंगल हो गया आपका θy2, एंगल भी तो आधा आधा हो गया ना, θy2 दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ रहेंगे आपके, तो आधा आधा हो गया, इसका बाइसेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो एंगल θy2 है। अच्छा इस ट्राइंगल से आपके पास देखो क्या क्या वैल्यू है। अच्छा बी एन के सामने वाला θy2 है, ओ से बन रहा है, ठीक है, सही है सब। अच्छा ये xy2 ये नहीं है, ध्यान से देखोगे तुम, तो xy2 कौन सी आपकी bn है, bn को xy2 बोल रहे हैं हम, है ना, इसको बोल रहे हैं xy2। इसको याद नहीं रखना है तो छोटा सा प्रूफ बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये r है और ये xy2 है, तो आप क्या यहां से ऐसे लिख सकते हो क्या कि साइन थीटा की जगह θy2,
साइन थीटा इक्वल टू पी, पी है आपका XY2 और H है आपका R। तो आप लिखोगे सर XY2 इक्वल टू R साइन थीटा बाई 2, है ना। तो x इक्वल टू क्या लिखोगे सर 2R साइन थीटा बाई 2। तो x क्या था आपका डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बन गई आपकी। अब ये शॉर्ट ट्रिक कैसे बनी ये बताता हूं मैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक इसलिए बनी क्योंकि इस फॉर्मूले में सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो सर्कुलर के में। अब इसमें एंगल कुछ भी हो, रेडियस कुछ भी हो, आपके पास यदि एंगल है और आपके पास रेडियस है तो आप किसी भी एंगल का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। समझ गए कैसे। जैसे मान लो ऊपर वाले में अभी इसमें तो आर आ गया, बट ये आर भी देखो उस फॉर्मूले से लिखे हम तो प्रूव कर सकते हो। आपको डिस्प्लेसमेंट निकला है तो आप क्या लिखोगे सर रेडियस का डबल कर दो 2r और एंगल का आधा कर दो तो 60/2। तो बताओ 2r इंटू साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू सर 1/2, तो r आ गया ना। तो अब मैंने जो क्वेश्चन दिया था ना अभी यहाँ पे 72, मान लो 74 होता तो क्या आप कर पाते क्या यहाँ पे। मान लो 74 होता तो आप कर लेते। हाँ बिल्कुल। डिस्टेंस तो कैसे लिखते हैं सर, डिस्टेंस तो वही या तो 2 पाई आर अपॉन थीटा अपॉन 360 करके, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू डाल देने, डिग्री में दे रखा है। डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल पाओगे आप। देखो मैंने अभी अभी बताया कि रेडियस का डबल, यहाँ पे आर रेडियस है, इसका डबल कर दो तो 2r और एंगल का आधा कर दो तो साइन थीटा 74 का हाफ। तो कितना आया सर 2r साइन 37। साइन 37 कितना आता है सर 3/5। तो 3/5 तो मतलब 6r/5 आ गया आंसर। समझ गए क्या। इससे किसी भी क्वेश्चन को आप प्रूव करके देख सकते हो। जैसे ये था ना, इसको भी देख सकते हो। इतना इतना लंबा किया ना आपने, उसकी जरूरत ही नहीं है। आपको डिस्प्लेसमेंट वगैरह निकालना है ना, तो डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू सर रेडियस का डबल कर दो और एंगल का आधा कर दो। तो यहाँ पे एंगल कितना है सर 90, तो 90 का हाफ 45, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो 2r इंटू 1/√2, तो कितना आया सर √2r। क्या यही आ रहा था क्या यहाँ पे भी। देखो इसका मतलब वो शॉर्ट ट्रिक सब जगह वैलिड है, ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है जिसको नहीं कर सकते। तो अब ध्यान रखना सर्कुलर के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए तो ये, डिस्टेंस के लिए तो वो, और डिस्प्लेसमेंट के लिए ये, याद रखना। इसलिए ये शॉर्ट ट्रिक बन गई। समझ गए। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, है ना। बताना एक बार कि मान लो ऐसे घूम रहा है ये, मान लो ये ऐसे घूम रहा है और यहां पे यहां से स्टार्ट हुआ और 106 डिग्री चल गया वो बी पर। तो बताइए डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट बता दो तुम, फटाफट बताओ। तो यहाँ पे सिंपल लिख पाओगे 2r, सर रेडियस आपकी r है तो सर रेडियस का डबल करो और एंगल का आधा कर दो। एंगल का आधा 106 का हाफ करोगे तो 53, और 53 की वैल्यू तुम्हें याद है, साइन 53 की वैल्यू, साइन 53 की वैल्यू थी सर 4/5, तो 2r इंटू 4/5, तो 8r/5 आंसर आ जाएगा आपका। ओके हाँ सर समझ गए सर। आ जाओ फटाफट से, एक बोल रहा है ये छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ो और आंसर देना है आपको। ओके दीजिए। हाँ भाई देखो ये बोल रहा है कि एक सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूम रहा है जिसकी रेडियस 1 मीटर है। तो 1 मीटर है तो यहां से स्टार्ट हुआ होगा, है ना, और ऐसे करते हुए ये वापस आया। तो एक एक चक्कर है ना 10 सेकंड में लगा लेता है कंप्लीट, ठीक है। तो ये बोल रहा है 1 मिनट, 1 मिनट और 5 सेकंड में, 5 सेकंड में आपको दोनों चीज बतानी है, डिस्टेंस भी बताना है, डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। तो देखो एक चक्कर है ना 10 सेकंड में लगाता है, तो एक चक्कर
एक चक्कर आपका 10 सेकंड में लगाता है तो 20 सेकंड में सेकंड चक्कर, 30 सेकंड में फोर्थ चक्कर, ऐसे करते करते 60 वाली सेकंड में कितने चक्कर हो जाएंगे उसके? 6 चक्कर हो जाएंगे। तो 60 मिनट हो गई, यहां पे 60 सेकंड हो गई, 60 सेकंड प्लस 5 सेकंड में और 5 सेकंड में, इसका मतलब आधा चक्कर और करेगा वो, 6.5। 60 सेकंड का मतलब हो गया 1 मिनट। अब 1 मिनट प्लस 5 सेकंड पे वो कहां पे रहेगा सर? 6.5 चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा, मतलब वो ए पे ना रह के बी पे रहेगा, यहां पे रहेगा। 6 चक्कर तो यही कंप्लीट करेगा। इसका मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपका 2r। 2r तो 2r का मतलब, अब देखो यहाँ पे यूज भी करना है तो कर लो, लेकिन क्या मतलब है? जब दिख रहा है 180 पे तो कोई मतलब ही नहीं है ना? रेडियस का डबल, एंगल का आधा, तो एंगल का आधा करोगे तो 180 का आधा 90 होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कोई मतलब नहीं है। तो 2 इंटू आर, 2 इंटू आर करोगे और आर की वैल्यू 1 है तो 2 मीटर आ गया। ये तो डिस्प्लेसमेंट तो आ गया, तो डिस्टेंस कितनी आएगी सर? डिस्टेंस आ जाएगी 6.5 चक्कर कंप्लीट कर रहा है ना? तो 6.5 का मतलब हो गया 13/2, ठीक है। और एक चक्कर में कितना होता है सर? 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। इनकी वैल्यूज रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो 2 से 2 मर गया और 13 पाई आंसर आ जाएगा सर। ये समझ गए? हाँ सर। चलो फटाफट लास्ट एक क्वेश्चन और। तो अब देखो यहां पे, अब आता है डायरेक्शंस के लिए। तो जो हमने वेक्टर में पढ़ा था ना आई जे के, वो डायरेक्शन आप है ना, मतलब कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए आप यहां पे डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान रखना, आप आई यूज कर लेना, वेस्ट के लिए -i यूज करना, नॉर्थ के लिए j यूज करना और साउथ के लिए -j यूज करना, अप के लिए k यूज करना और डाउन के लिए -k यूज करना। तो आप 3D में सारी चीजें बता पाओगे, ठीक है। अब ये तो था 3D के लिए, ये ध्यान रखना, ये 3D के लिए यूज करना है आपको, और ये आपका 2D के लिए यूज करना है। यदि 2D के लिए है, अप डाउन का कोई भी क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि अप गया डाउन गया, तो सिंपल आप ओनली ऑन 2D में बात करोगे, मतलब i -i j -j, ठीक है। तो आप ऐसे प्लेन बना के काम कर सकते हो, लेकिन 3D है तो आप ऐसे। अब ये एक तरह से शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना पता करना है आई जे को कौन कौन है, क्या है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, वहां पे जब लिखो ना कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये जब भी लिखो तो आपको पता होना चाहिए आप क्या लिख रहे हो, है ना। अप डाउन, इनका जब भी याद रखो तो ध्यान रखना कि नॉर्थ के लिए क्या लिखते हैं, इसके लिए क्या लिखते हैं। जैसे नॉर्थ के लिए क्या याद रखना दिमाग में, जे, साउथ के लिए -j, ईस्ट के लिए सर i, वेस्ट के लिए सर -i, अप के लिए सर k, k, और इसके लिए -k। ये चीजें आप दिमाग में याद रखना, तो आप क्वेश्चन को सिंपल 10 सेकंड में कर पाओगे, ठीक है। आओ कैसे, फॉर एग्जाम्पल, 1 मिनट रुको। हाँ भाई ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिंपल एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ऐसे दिमाग लगाओगे ना कि इधर गया उधर गया, ना डायग्राम बना के करोगे तो बहुत लेंथी चला जाएगा। तो मैं सिंपल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, तो आपको कुछ नहीं, अभी जो ऊपर सिखाया था ना मैंने वो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस निकालना है ना, तो कुछ नहीं, सीधा सीधा ऐड करते रहो, डायरेक्शन एक्शन देखो ही नहीं। तो डिस्टेंस निकालना है तो 30 + 20 + 20, बस काम खत्म। ये याद रखना एक ही डायरेक्शन में हो, दोनों डायरेक्शन में हो तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्टेंस में आप डायरेक्ट ऐड कर दो, जितने भी नंबर दिख रहे हैं ना आपको, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, डिस्टेंस पूछा है डायरेक्ट लिख दो। कितना आ गया 30 20 और 20, कितना आ गया सीधा 50 और 20 70, 70 आंसर आ गया आपका नॉर्मल, ठीक है। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूज करना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, मतलब वेक्टर है ना, तो वेक्टर में आईजेके का यूज करो। सिंपल क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, हो सकता है तुम्हारे अभी जो रिसेंटली कोई भी एग्जाम आए उसमें भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या लिखोगे, देखो 30 ईस्ट,
तो 30 ईस्ट, ईस्ट का मतलब सर 30 ईस्ट का मतलब है आई कैप। फिर साउथ सर कितना 20, तो माइनस का जी, तो सर माइनस का 20 जे कैप। फिर 20 ईस्ट, अच्छा ये वेस्ट था, ओके स्टार्टिंग वाला वेस्ट था तो माइनस आई कैप, ठीक है। ये माइनस आई कैप हो गया, ये जे कैप के लिए हो गया, और ये आपका आई कैप के लिए होगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका प्लस प्लस का 20 आई कैप सर। अब आई आई वालों को एडजस्ट कर लो, तो आई आई वालों को एडजस्ट करोगे तो आप लिख पाओगे सर यहां पे आ गया, देखो कितना आ गया, माइनस का 10 आई कैप और माइनस का 20 जे कैप, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब इसका आंसर निकालना है तो मैग्नीट्यूड लिख दो। मैग्नीट्यूड में आई जे के में आता है तो पता है ना तुम्हें, वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, रेजुलेशन 2D रेजुलेशन याद है ना, एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर, मतलब -10 का स्क्वायर कर दो और 20 -20 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा ये 100 और ये 2400, तो यहाँ पे सर 10√5 आ जाएगा। ये मैग्नीट्यूड आ गया है आपका। और वो पूछे ना डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, तो आप देखो वेक्टर को ढंग से देखो, वेक्टर में क्या दिख रहा है आपको, वेक्टर में देखो सर माइनस का आई कैप, सर माइनस का जे कैप, तो माइनस का आई कैप किसको दिखाता है, माइनस का जे कैप किसको दिखाता है, आप डायरेक्शन ध्यान रखो, माइनस का आई कैप सर वेस्ट को दिखाता था, माइनस का जे कैप सर साउथ को दिखाता था, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, इनिशियल इधर होगा और फाइनल इधर होगा इसका, मतलब इसकी डायरेक्शन तुम लिख सकते हो कि साउथ किधर, वेस्ट वेस्ट साउथ, ये इसकी डायरेक्शन होगी। अच्छा वो जो एंगल वेंगल निकाल के बताते थे ना, वो भी तुम बता सकते हो, ठीक है। देखो यहां पे ढंग से देखो तुम, तो वेक्टर के अकॉर्डिंग हम देखें तो इधर कितना आ रहा है, इधर आ रहा है सर माइनस का 10 और इधर आ रहा है सर माइनस का 20, मतलब 20 आ रहा है 10 आ रहा है ना, आईजी के तो समझ गए तुम। तो आप आपका रिजल्टेंट इधर आ रहा है ना, जिसको एस वेक्टर बोल रहे हो आप, हाँ ठीक है। तो आप क्या ये एंगल निकाल सकते हो आप, हाँ सर, इसको पैरेलल डिस्प्लेस करवा दो ऐसे, तो ये एंगल आ जाएगा आपका अल्फा, अल्फा एंगल बोल देते हैं, तो tan अल्फा इक्वल टू सर 10/20, 20/10, 20/10 है ना, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 2 सर, कहां से सर, फ्रॉम वेस्ट, समझ गए, समझे क्या कुछ, हाँ सर आ गया सर दिमाग में। ये देखो ये क्वेश्चन, एक छोटा सा और क्वेश्चन है फटाफट से, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है सर, एक बॉय है जो 6 मीटर नॉर्थ में गया है, 8 मीटर ईस्ट में गया है और 10 मीटर वर्टिकल अपवर्ड गया है, ऊपर चला गया, ध्यान रखना, इसका मतलब 3D का क्वेश्चन आ गया। ये 3D में कैसे सोचोगे, तो 3D में भी सोच लो, डिस्टेंस की बात हो तो डायरेक्ट जोड़ दो, है ना, डिस्टेंस तो लिख ही दोगे यहाँ पे, कितना 6, 8 और 10, कितना हो गया टोटल 24। इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखोगे, पहले वेक्टर लिखो, तो वेक्टर कैसे लिखोगे सर, वेक्टर लिखेंगे हम सर 6, साथ साथ लिखते जाओ सर, 6 जे कैप, 8 आई कैप और 10 अपवर्ड सर 10 के कैप, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड बता दो, ये लो सर मैग्नीट्यूड एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर, आई जी के जब आता था तो सर यहाँ पे आई जी के सीधा इधर कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं वो, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, क्योंकि आई जे के कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो सब क्या है, एक ही सिंगल वैल्यूज है, आई भी है, जे भी है, के भी है, तो तीनों का लिखना पड़ेगा हमें। तो क्या लिख पाओगे तुम सर, ये 36, ये 64 और ये 100, तो √200 आ गया सर, √200 का मतलब 10√2, समझ गए क्या, हाँ सर समझ गए, ठीक है। अब ऐसा ही क्वेश्चन है ना, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ऐसे क्वेश्चन है ना अपने वहां पे भी ऐसे भी आ जाते हैं कई बार, कि वो बोलता है कि मान लो या तो तुम्हें एंगल देगा या फिर एंगल नहीं देगा, तो वो बोल देगा कि साउथ ईस्ट में है, ठीक है,
तो तुम ध्यान रखना, मान लो कभी कभी ऐसे बोल देता है कि 20 मीटर नॉर्थ में और 20 मीटर साउथ में, या फिर 20 मीटर ईस्ट में, ऐसे बोल देगा कुछ ना कुछ। और एक ने एक वैल्यू ऐसी दे देगा तुम्हें, एक ने एक वैल्यू ऐसी दे देगा तुम्हें कि मान लो सर 10 मीटर साउथ ईस्ट में, ठीक है। तो जब भी ऐसे एक साथ दे देना वो साउथ ईस्ट में, तो तुम है ना ऐसे मत कर लेना कि दो बार जोड़ रहे हो, नहीं, तुम ऐसे उसके कंपोनेंट करना कि साउथ और ईस्ट है ना, तो इधर ईस्ट है, इधर ईस्ट है और इधर साउथ है, तो सर ये 10 है इधर, तो साउथ और ईस्ट में कितना एंगल होता है सर 90, इसका मतलब ये 45 पे है, तो 10 का तुम इधर कंपोनेंट करोगे और इधर कंपोनेंट करोगे, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 10 cos 45, तो वही 1/√2, और इधर 10 1/√2। यदि कंबाइंड वैल्यू आ जाए कभी इस तरीके की, तो मतलब वो कभी कभी बोलते थे ना कि वो दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ में भी जा रहा है, ईस्ट में भी जा रहा है एक साथ, है ना, तो उसके कोई बात नहीं, दे दे तो क्या ही फर्क पड़ता है, कंपोनेंट कर लो, ईस्ट में कंपोनेंट कर लो और साउथ में कंपोनेंट कर लो, और फिर वापस काम करना वही है अपने को, इसका जे, इसका आई, और इनका इसका आई आ जाएगा। अब नए दो कंपोनेंट और आ गए, एक के दो हो गए अपने, इसके एक के दो हो गए, एक तो ये और एक ये किस में सर -j में, और ये आई में ऐड कर दो, और फिर वही आई को जे को के को एक साथ कर लो। समझ गए? यस सर। चलो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर जब स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जब तक टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।